मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हम अंतिम पाठ अध्याय 9 वैश्वीकरण में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत एक वीडियो हमने पूर्व में जारी कर दिया है। आज हम इस पाठ का दूसरा और अंतिम वीडियो जारी कर रहे हैं। आज हमें सांस्कृतिक प्रभाव बिंदु से अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण से आर्थिक और राजनीतिक दायरे में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव भी इसकी चपेट बिना नहीं रहा है। क्योंकि हम घर बैठे हों फिर भी कुछ खाते पीते पहनते अथवा सोचते हैं, इस पर असर ज़रूर नज़र आता है। हम किन बातों को अपनी पसंद करते हैं, ये किसको नहीं करते हैं, ये सारी बातें वैश्वीकरण के असर में ही तय होती हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए इस व्यय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी और वैश्वीकरण से यह भी होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता के तहत इसके अंतर्गत सांस्कृतिक समरूपता का आधार भी होता है। और सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है यह नहीं है कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। हम लोग अमेरिका वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत भी इस बात को पढ़ चुके हैं और कुछ लोगों का तर्क भी था कि बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता, नज़दीकी रिश्ते, अमेरिका की जीवन शैली, ये सारे गहरे प्रभाव पड़े हैं। तो राजनीति और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर भी अपनी छाप छोड़ती है और यह ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है, जो ये तर्क देती है कि वे अक्सर दुनिया के मैकडॉनल्डीकरण की तरह इशारा करते हैं। मैकडॉनल्डीकरण की तरह इशारा करते हैं, अर्थात ताकतवर संस्कृति से बनाना चाहती हैं। और ये विभिन्न संस्कृतियाँ अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी डर्रे पर डालने लगी हैं क्योंकि पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसलिए गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे मानव के लिए यह एक प्रकार से खतरनाक है। और इसके साथ ही वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती है क्योंकि हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है और कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं, वो हमारी पसंद में कमी आती है और कभी कभी बाहरी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा भी बढ़ता है, जिससे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना हम संस्कृति का परिष्कार होता है, बगैर उसके विकल्प नहीं होता है। और हमारे तरफ हर तरह से बुनियादी बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं, जैसा कि कहीं खादी जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहनना या अन्य किसी प्रकार से उसी देश को निर्यात किया जाता है जिसमें नीली जींस दी गई हो और जींस के ऊपर कुर्ता पहनने की संभावनाएं रखती हों। ये सारी बातें हमें इस बात की ओर इंगित करती हैं
इसके साथ ही सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी है, उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है, क्योंकि वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है, और इसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण भी कहते हैं। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है, इस प्रक्रिया को हम सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, इसका मतलब यह नहीं है कि संस्कृतियों के मेल जोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफ नहीं होता है। अब हमारा अगला बिंदु है भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण के अंतर्गत हमने दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न कालावधि में पहले भी हो चुकी हैं, और पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का रहा है। यहाँ औपनिवेशिक दौर में भी ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबे के परिणाम स्वरूप भारत का आधारभूत वस्तुओं, कच्चा माल का निर्यात तथा बने बनाए सामान का यहाँ आयातक देश था, और आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ है जो भारत ने अपने अनुभवों से सबक लिया। उस सबक से फैसला किया कि हम दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद सामान बनाएं, और यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। इससे संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें हालांकि पैदा हुई और कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, तो यह कुछ ज़रूरी क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने कि वे हकदार थे, और भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। लेकिन 1991 में जो वित्तीय संकट था, उस वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा हासिल करने के लिहाज से जो हमने विभिन्न प्रकार से आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई, उसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर बाधाएं हटाई गई और व्यापार और विदेशी निवेश भी हासिल थे, जिसमें जल्दीबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर ही नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़तवार के फायदे में सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। अब हमारा अगला जो बिंदु है वह है वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्या है? वैश्वीकरण प्रतिरोध के अंतर्गत बहस मुद्दे पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, और वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज़्यादा धनी तथा गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने में उसकी क्षमता में भी कमी आती है, तथा वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर के भी चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है, और आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के दौर फिर कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में भी इसकी एक चिंता है, क्योंकि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा गैर तरीकों से हाथ धो देंगे, अर्थात वो सांस्कृतिक परंपराएं जो प्राचीन हैं वो सारी परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, लोग उनसे भूल जाएंगे उनको। तो वैश्वीकरण विरोध आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी रहते हुए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से
काफ़ी कुछ रहा है और इसी के अपने से मिलती जुलती सोच रखने वालों दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं और वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी भी हैं जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। 1999 में सिएस्ट्रेल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित गैर तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में भी प्रदर्शन हुए। विरोधियों का तर्क है कि उदयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों की हितों की समुचित महत्व नहीं दिया गया है, तो नए उदारीकरण वैश्वीकरण के विरोध में भी विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरण और मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नया उदारीकरण वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। और वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्ट ब्लेयर में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई और इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 2018 में भी हुई। इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो विभिन्न बैठकें हुई और उसमें अपना आधार पक्ष भी रखा गया। अब हमारे भारत के द्वारा वैश्वीकरण को किस प्रकार से प्रतिरोध किया गया है, इसके तहत प्रतिरोध में वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत ने क्या अनुभव किया है। सामाजिक आंदोलन से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है और लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलन से मदद मिलती है। भारत में भी वैश्वीकरण के विरोध में कई हलकों से हो रहे हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर राजनीतिक दलों की तरफ से उठ रही है। इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठन से बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध है। कुछ वनस्पति मसाल नीम को अमेरिका और यूरोपीय फर्मों पर टेंट करने का प्रयास किया, इसका भी भारत में कड़ा विरोध हुआ। तो वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है और ये खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तक स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि का भी हमारे यहाँ विरोध हासिल किया गया है। और इस प्रकार इस वैश्वीकरण का भारत में भी काफ़ी प्रतिरोध किया गया है। और इस प्रकार आपका यह अध्याय पूरा हुआ और इस अध्याय के साथ साथ जो आपकी समकालीन विश्व राजनीति की पाठ्यपुस्तक है इसके हमने आप तक सभी वीडियो पहुंचा दिए हैं। अब इसमें आप किस प्रकार से आप अपना सहयोग प्रदान करते हैं ये समय पर ही निर्धारित करेगा। धन्यवाद।